Good morning, everyone. Welcome to the Manhoon Law classes in the lab session of daily news analysis. Today is 3rd of January 2024, and I wish you a very happy new year from the team Manhoon Law classes. And we hope you are doing well and going to achieve and realize your dreams. And I hope you have some decisions that you will implement your resolutions. So let's start it with the hope that you will do your best in the next months and you will achieve your dreams. Now let's start it from the first news. The first news is the 16th Finance Commission of India. भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इंडिया में एवरी 5 years के लिए एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है that is established by the President of India. When we talk about the Finance Commission, it has been discussed under the Article 280 of the Indian Constitution. So relevant provisions you can keep it in mind. Next important fact for you is that Dr. Arvind Pangadia, the former vice chairman of Niti Aayog and the professor at Columbia University, has been appointed as the chairman. Students, the chairman of 16th Finance Commission has been appointed as Dr. Arvind Pangadia, and he has been the vice chairman of Niti Aayog. So keep it in mind. And ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनेंस कमीशन जो रिसेंट में है या जो इनकम्बेंट फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है. कई बार वो लास्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को भी पूछ लेते हैं, तो ये भी हमको जानना इम्पोर्टेंट हो जाएगा. अभी कुछ और भी बात करते हैं कि द मेंबर्स ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन विल बी नोटिफाइड सेपरेटली. तो जो मेंबर्स होंगे उनको अलग से नोटिफिकेशन आएगा. जब उसकी डिटेल्स आएंगे आई विल शेयर विद यू. और इसके जो सेक्रेटरी होंगे वो होंगे ऋत्विक रंजनम पांडे. ये इसके सेक्रेटरी होने वाले हैं किसके, फाइनेंस कमीशन के. एक्चुअली व्हाट इज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस कमीशन. तो इसका मेन काम होता है, ये रिकमेंड करते हैं that the distribution of net proceeds of taxes between the union and the states. फाइनेंस कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जितने भी टैक्सेस होते हैं, जितना भी अर्निंग होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस अर्निंग का, उस इनकम का, उस प्रोसीड का, उन टैक्सेस का, उस रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, किसके बीच में, यूनियन एंड स्टेट्स, इनके बीच में कैसे उसका शेयर होगा. मींस कितना परसेंट स्टेट के पास रहेगा एंड हाउ मच पार्ट ऑफ दैट नेट प्रोसीड वुड बी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये इसका मेन काम है, इसको ध्यान में रखिएगा. यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द फाइनेंस कमीशन. ये सेंटर और स्टेट, इनके बीच में जो जितने भी प्रोसीड्स होते हैं, अर्निंग होती है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये रिकमेंड करता है. उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या फॉर्मूला होंगे, क्या क्राइटेरिया होंगे, क्या पैरामीटर होंगे, उन सारे के सारे सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को, रूल्स को ये रिकमेंड करता है. क्या करता है, रिकमेंड. सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट it's only a recommendatory body. means इसकी जितने भी सजेशंस होते हैं वो सजेशंस होते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं, and they are not binding. वो बाइंडिंग नहीं होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर. सो कीप इट इन माइंड. नेक्स्ट, ये स्टेट्स के अमंग में भी कैसे कोई टैक्स या जो प्रोसीड्स होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पर भी अपने रिकमेंडेशंस देता है.
और मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, चलिए यहाँ इतना हुआ। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। रिसेंटली अभी एक्सपोसैट को इसरो ने लॉन्च कर दिया। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। मुझे बताइए इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप कमेंट में बताइए प्लीज। एक्सपोसैट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इंडिया के लिए? देखो, एक्सपोसैट becomes important for India because it's world second satellite based mission। मीन्स वर्ल्ड का ये सेकंड सैटेलाइट बेस्ड मिशन है जो कि डेडिकेटेड है किसके लिए? एक्सरे पोलैरिमेट्री मेजरमेंट्स के लिए। मीन्स जो यूनिवर्स में एक्स रे होती हैं, मान लो ये कोई रे है ऐसे जा रही है, इनका कैसे किस साइड में और कहाँ कहाँ इसका पोलराइजेशन होता है, कैसे डिफ्लेक्ट होती हैं, उस सब की स्टडी करने के लिए ये वर्ल्ड का सेकंड सैटेलाइट है। इससे पहले अभी तक केवल यूएसए ने ही इस स्टडी के लिए अपने सैटेलाइट जो है डेडिकेट किए थे। तो इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है और जब ये हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो इंडिया बिकम्स सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने ऐसा अपना एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसमें दो मेन पेलोड्स हैं। पेलोड्स का मतलब होता है कि जो रॉकेट जब लॉन्च किया तो उसके साथ में क्या क्या हमने सेंड किया, व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स, व्हाट वर द मशीन्स। तो मशीन या सैटेलाइट जो भी है उसको हम पेलोड बोलते हैं। इसमें हमारे दो मेन पेलोड थे, एक का नाम था पोलिक्स और एक का नाम था एक्सपेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि पोलिक्स और एक्सपेक्ट क्या है। जो अभी हमने एक्सपोसैट भेजा है उसी के साथ में दो हमारे क्या थे, ये पेलोड्स थे, सैटेलाइट्स थे। ठीक है, अच्छा बाकी तो हमने टोटल 10 यहाँ से पेलोड्स को, सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, बहुत सारे थे, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक तो ये एक्सपोसैट और बाकी ये दो और सैटेलाइट्स, बाकी हमने 10 भेजे थे टोटल। ओके, तो with एक्सपोसैट्स सक्सेसफुल लॉन्च India has become the second country after United States to send an observatory to study astronomical sources such as black holes, neutrons, stars। इन सब की स्टडी के लिए, ब्लैक होल्स वगैरह इन सब की स्टडी के लिए अपना एक डेडिकेटेड मिशन सेंड करने के मामले में इंडिया बिकम्स नाउ सेकंड स्टेट। तो ये हमारे पास में, और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि ये लॉन्च कहाँ से हुआ था। तो दिस मिशन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। ओके, तो ये यहाँ से लॉन्च हुआ। मुझे बताइए आप कमेंट में कि श्रीहरिकोटा इट मींस ये एक प्लेस है जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्टैब्लिश्ड किया हुआ है। मुझे बताइए आप कि जो श्रीहरिकोटा है, ठीक है, ये विच स्टेट में कहाँ है? इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। ये बताइए आप इनमें से कहाँ पे है? इट इज फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट फ्रॉम इसरो की तरफ से ये पहला है। मीन्स वर्ल्ड में ये सेकंड है लेकिन इसरो की तरफ से ये पहला है। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये काफी न्यूज में रहा। यू नो दैट recently some people attacked with smoke canes। क्या इन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक किया? मीन्स उसमें एंट्री की इन्होंने पार्लियामेंट में जाकर के। तो अभी क्या है कि साइको एनालिसिस, वो जो व्यक्ति थे, वो जो पर्सन्स थे, इंट्रूडर्स थे, उनकी स्टडी के लिए, उनको जानने के लिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, व्हाई दे डिड दिस। तो अभी क्या हो रहा है कि उन सबका क्या हुआ, साइको एनालिसिस हुआ। व्हाई एंड व्हाट इज साइको एनालिसिस? लेट्स अंडरस्टैंड। साइको एनालिसिस क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक थेरेपेटिक टेक्निक है, एक थेरेपी टाइप की एक टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति के, जो पर्सन के ड्रीम्स होते हैं, ठीक है,
वो किस किस के साथ एसोसिएशन में रहता है, क्या सोचता है। एग्जामिनिंग ट्रांसफरेंस एंड रेसिस्टेंस बिटवीन थेरेपिस्ट एंड द पेशेंट। एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें एक साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं साथ में, उनके सामने उनका पेशेंट होता है और उसकी क्या होते हैं, वो डिटेल्ड उसकी एनालिसिस करते हैं उस पर्सन की। मीन्स वो क्या करेंगे, उससे बहुत सारी बातचीत करेंगे, बहुत सारी टॉकिंग करेंगे उसके साथ में। समटाइम्स इट मे हैपन दैट देयर मे बी अ स्लिप ऑफ टंग, यू मे फाइंड इट। तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, इमोशंस में आकर के व्यक्ति कुछ बात बोल देते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये पता लगाते हैं कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा था। बिकॉज जो ड्रीम्स होते हैं, आपकी थिंकिंग होती है, आपकी चॉइसेस होती हैं, आपके लाइक डिसलाइक, है ना, आपका चूजी होना, आपका क्लोथ के बारे में चूजी होना, फूड के बारे में चूजी होना, these all are the factors which can help a psychologist to understand your thinking pattern or to understand your objectives or aims or desires. So कई बार जब इंटरव्यू में हम लोग जाते हैं तो इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट को रखा जाता है, सीनियर साइकोलॉजिस्ट होते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर, what is your personality, how you react to the things. Okay, तो उसी तरीके की इस साइको एनालिसिस को यूज किया है कहाँ पर, जो अभी 4-5 लोग जो पार्लियामेंट में एंटर कर गए थे तो उनकी स्टडी के लिए। या आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है कि इसको किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो इट इज सिगमंड फ्रॉइड। ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं अपने युग के और आज तक इनकी स्टडीज को हम पढ़ते हैं। और सिगमंड फ्रॉइड को साइकोलॉजी में ऐसे समझ लीजिए कि साइकोलॉजी का फादर समझ लीजिए आप इनको, और साइको एनालिसिस का तो फादर इनको कहा ही जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ जापान issued some alerts for सुनामी। उन्होंने सुनामी के रिगार्डिंग में कुछ अलर्ट्स किए और वहां पर सुनामी आई भी, कुछ आई थिंक 7.6 मैग्नीट्यूड स्केल की। तो वहां जब उनको पता चला तो ये सुनामी रिसेंटली वर्ल्ड में क्या रही है, ये बहुत न्यूज में रही है कि सुनामी है क्या। यू नो कि सुनामी की वजह से जापान में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, नॉट ओनली इन जापान बट जो साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे नेशंस हैं, जो स्मॉल नेशंस हैं, वो साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का, इनके जो कोस्टल रीजन्स हैं, जापान के सारे जो आइलैंड्स हैं, चाइना के कुछ रीजन्स हैं, फिलीपींस हैं, और भी बहुत सारे जो स्मॉल स्टेट्स हैं, स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, वहां पर सुनामी की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस होते हैं। सो इट्स अ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट। सुनामी इज अ जापानीज टर्म और इसका मतलब होता है हार्बर वेव। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, सो कीप इट इन माइंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुनामी इन जापानीज लैंग्वेज, तो इट इज हार्बर वेव। सुनामी को हम कई बार लोग कुछ ऐसे होते हैं जो टाइडल वेव समझ लेते हैं। टाइडल वेव्स आर डेली एक्टिविटी बट देयर इज नो रिलेशन टू द डेली ओशियन टाइड्स विद सुनामी। सुनामी के साथ में डेली जो टाइडल वेव्स होती है उनका कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, बिकॉज जो डेली ओशन वेव्स होती हैं वो डेली आती रहती हैं, लेकिन सुनामी मीन्स एक एक्सट्रीम लेवल की एक्टिविटी है और ये कभी कभी होती है। सुनामी एक सीरीज की तरह होती है, इनॉर्मस वेव्स होती है, बहुत ऊंची ऊंची वाटर की वेव्स होती है, कई बार 100 मीटर तक ऊंची होती हैं, और आपने हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कि दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग व्हिच कम टू देयर वे। तो उनके रास्ते में जो भी आता है वो सबको डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं। उनके बेसिक रीजंस क्या क्या होते हैं सुनामी के, तो जो एकदम हाईली एक्सट्रीम लेवल के जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, सबमरीन ओशियन के अंदर कुछ लैंडस्लाइड्स होती हैं, या कहीं कोस्टल एरिया से कोई बहुत बड़ा रॉक फॉल हो जाए, या कोई एस्ट्रॉयड आकर के ओशियन में गिरे बहुत बड़ा,
तो क्या होगा, पानी में जब कोई बहुत बड़ी चीज आकर के गिरेगी तो जो वाटर की वेव्स होगी, वाटर में मूवमेंट होगा, वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो सुनामी का भी यही क्या बनता है, कॉज बनता है, कॉज ऑफ एक्शन बनता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग सुनामी एंड डेली ओशन टाइड्स। तो सुनामी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो लार्ज स्केल की एक्टिविटी है, लार्ज स्केल का वाटर जो है डिस्प्लेसमेंट है और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन उसकी वजह से हो सकता है। ब्रिक्स ने अपना क्या किया है, अपनी मेंबरशिप को एक्सपांड किया है। ब्रिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में, यहाँ जो न्यूज में रहा वो पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स क्या है, इज अ इम्पॉर्टेंट ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ, कौन कौन है करंट मेंबर, कौन कौन है ब्रिक्स के जो पहले से ही है, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। बाद में फिर इसमें साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया गया था। तो फाउंडिंग फादर्स की अगर हम बात करें तो हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को बाद में जोड़ा गया और पहले इसका नाम हुआ करता था ओनली ब्रिक। इसका इस टर्मिनोलॉजी का जो है फर्स्ट टाइम यूज किया था वो किया था जेम्स ओ नील ने। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या है कि इसमें नए मेंबर्स को एंट्री मिल रही है। वो कौन कौन है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसमें कितने मेंबर अभी न्यू ऐड होने जा रहे हैं, तो देयर आर 5 new members which are going to be included in BRICS. तो how much members it will make now? हम हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 members we already have, then 5 members will all be more 5 members will be included in this list, so then it will make 10 members in the BRICS. अर्जेंटीना पहले इसमें ज्वाइन कर रहे थे बट वापस में उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने डिनाई कर दिया दैट नो वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन इट। तो आप ये भी कह सकते हो कि अभी रिसेंटली कौन सा कंट्री है विच कंट्री हैज विड्रॉ फ्रॉम द इट्स प्लान एंट्री टू ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में से इस अपनी एंट्री को विड्रॉ कर लिया किसने, अर्जेंटीना ने। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है न्यू पैकेजिंग रूल्स। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू पैकेजिंग रूल्स जो है इश्यू किए हैं, पब्लिश किए हैं। वो कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट का कहना है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेन नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री है जो ये सारे के सारे रूल्स को बनाती है। तो इन्होंने 2 चीज के लिए बेसिकली कहा है, बाकी और भी हैं लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट 2 बन जाती है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 जनवरी 2024 से मैंडेटरी कर दिया कि आपको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको अपने प्रोडक्ट पर उस पैकेट पर लिखनी होगी। और क्या लिखना होगा, यूनिट सेल प्राइस आपको लिखना होगा। ये दोनों ही जो है पैरामीटर्स को मैंडेटरी कर दिया है। अभी तक क्या होता था कि देखो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कैसे कंपनीज बाईपास करती थी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि मोस्टली क्या होता था, जैसे आपने किसी ए नाम का प्रोडक्ट किसी अदर कंट्री से इंडिया में मंगाया, यहाँ से आया, ठीक है, और वो आया आपके पास में कि किसी बी नाम के नेशन से। तो पहले बी ने ए को भेजा, ए कोई कंपनी है, ठीक है, और वहां से फिर वो इंडिया में आया। तो ये क्या करते थे कि इंडिया, मान लीजिए कि यहाँ से ये प्रोडक्ट बन करके स्टार्ट हुआ 2019 में और पहुंचते पहुंचते इंडिया में इसको हो गई 2020 पर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करते थे, उस प्रोडक्ट के पैकेट पर लिख देते थे डेट ऑफ इंपोर्ट। तो डेट ऑफ इंपोर्ट क्या होगा वहां पे, 2021। अब अगर ये फूड प्रोडक्ट है तो व्हाट यू विल थिंक, आप तो सोचोगे अरे यार 2021 का ही है ये प्रोडक्ट, लेकिन एक्चुअली में इसका मैन्युफैक्चरिंग 2019 में हो चुका था। तो ये सारे के सारे जो फूड की क्वालिटी से रिलेटेड पैरामीटर्स थे, जो इंस्ट्रक्शंस थे गवर्नमेंट के,
उनको बाईपास करती थी कंपनीज। अब क्या कर दिया, अब ये कंपलसरी कर दिया कि आपको मैन्युफैक्चरिंग की डेट लिखनी होगी, ना कि इंपोर्ट वाली। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। नेक्स्ट बात होती है यूनिट सेल प्राइस। इसमें कंपनीज क्या करती थी, इसमें कंपनीज लोगों को मींस जो है फूल बनाती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग ज्यादा अटेंटिव होते हैं, उनकी बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग टू अबाउट कॉमन पीपल, common people who don't pay much attention to the prices of the unit, what they are purchasing, or the manufacturing date. Most of the times people ignore such things, but government know that what is exactly going on in the market and how the companies are making the food the common people. तो यूनिट प्राइस में जैसे मैं आपको कहूँ कि आप एक पैकेट लेने गए किसका, अब जो है बेदिंग सोप का, ठीक है, आपने देखा कि उस पर प्राइस है 50 रुपीज, 50 रुपीज प्राइस है। वहीं पर एक दूसरी कंपनी है, उसने प्राइस रखा हुआ 40 रुपीज अपने उस प्रोडक्ट का प्राइस। जब ये 50 रुपीज में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो हो सकता है उसमें ओनली 50 ग्राम ही क्या हो, कंटेंट हो, और जो 40 ग्राम में सेल कर रहा हो उसमें 45 या मैं कहूँ कि 35 ग्राम क्या हो, प्रोडक्ट हो। तो जनरली कैंडिडेट क्या सोचेगा, जो बायर होगा, अरे यार ये 50 रुपीज में मिल रहा है जबकि ये 40 रुपीज में मिल रहा है। कंपनी क्या करेगी, जो 40 रुपीज वाली है जबकि इसमें 45 ग्राम मिल रहा है, तो कंपनी क्या करती है कि जनरली अपने प्रोडक्ट को क्या दिखाएगी, थोड़े बड़े पैकेट में पैक कर देगी, जो कि इस 50 ग्राम वाले से भी लार्ज साइज का शो होगा, लेकिन एक्चुअल में उसमें जो कंटेंट है वो कितना है, 35 ग्राम है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा मार्केट में जो है बटर मिल्क आता है, ठीक है, बटर मिल्क स्टार्टिंग में वो 10 रुपए का आया, बाद में 11 का हुआ, फिर 15 का। अब वेरियस कंपनीज इसमें क्या आपने गेम खेले कि उसमें एक 10 रुपए का पाउच जो है इन्होंने निकाल दिया। जब इन्होंने 10 रुपए का पाउच निकाला तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, लोगों ने 10 वाला परचेज करना स्टार्ट किया। जो 13 या 12 रुपीज का आ रहा था उसमें 500 ml था, और जो 10 रुपीज का आ रहा था उसमें 400 ml था। ठीक है, तो कस्टमर्स को लग रहा था कि ये जो मटेरियल है वो मटेरियल कैसा है, हमको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, किसमें, 400 मीन्स उसमें 40 रुपीज, सॉरी 10 रुपीज में। तो वो तो किसको परचेज करेंगे, 10 रुपी को परचेज कर लेंगे कि यार तो 10 रुपीज में हमको क्या मिल रहा है, मठा का, हमको छाछ का पैकेट मिल रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जैसे इस केस में क्या बताएगा वो कि 100 ml कितने रुपए की है, या आप केजी में कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो वहां पर उसको बताना होगा कि पर ग्राम की कीमत कितनी है। ठीक है, तो ये सब किया, बाकी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी न्यूज में रहा, DRDO का फाउंडेशन डे, जो कि 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, सो द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिकम R&D विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो DRDO है ये क्या है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1958। ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। What is the main aim and objectives of this organization? तो इसका मेन एम है कि इंडिया को एम्पावर करना किसमें, कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज में। हम ये जो DRDO है ये चाहती है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट बने, किसमें, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में, हम दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें और बेहतरीन टेक्नोलॉजी हम अपने लिए दे पाए। अभी DRDO ने बहुत कुछ डेवलप करके दिया है इंडियन डिफेंस फोर्सेस को, जैसे कि उसमें एग्जांपल है अग्नि या पृथ्वी मिसाइल्स, पिनाका, इसका जो कि हम बोलते हैं कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, एक ही साथ इसमें से क्या होते हैं, बहुत सारे बैरल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे करके, और ये यहाँ पर आपका कोई, ये आपकी एक जो है
टैंक टाइप का या वो सब हो गया। अब इसमें से एक साथ में बहुत सारे रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। आकाश हमारा एक एयर डिफेंस सिस्टम है कि यदि एयरवे से कोई हम पर अटैक करेगा तो ये उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, डिफेंस प्रोवाइड कराएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया ने, इसमें डीआरडीओ ने अब तक इंडिया को बना करके दिए हैं। तो डीआरडीओ को ध्यान रखना है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1958 और ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंदर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच स्पोर्ट इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा गेम है जिसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है? दैट इज स्क्वैश। इसको इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्कस भी कर चुका हूं कि वीर बाल दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है? व्हेन द वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली, जिसमें हम कोमेमोरेट करते हैं मार्टिरडम ऑफ गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे उनको हम क्या करते हैं, कोमेमोरेट करते हैं, ठीक है। तो वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वो 26 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीन एल्गार, हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट ले लिया। तो ये कौन सी टीम के कैप्टन थे? फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं किसके? साउथ अफ्रीका की टीम पे। यू नो क्रिकेट के वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी टीम है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज में रहा था कुछ दिन, मैंने आपको डिस्कस भी किया था, अमान्या फोर्ट। ये एक नया फोर्ट है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे जो है पुराना फोर्ट ये है, ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कहाँ हमको पाया गया है? तो ये मिला हमको साइबेरिया में। नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। मींस मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि कई बार ऐसा भी करता है एग्जामिनर कि आपको करंट वाले के चेयरमैन पूछने की बजाय रिसेंट लास्ट वाले का पूछ लेगा। तो लास्ट वाला जो हमारा फाइनेंस कमीशन था दैट इज 15th फाइनेंस कमीशन, उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन थे एन.के. सिंह। So keep it in mind and we will discuss the more important and relevant points in class to make it more elaborate. So we have discussed various news like 16th Finance Commission, एक्सपोसैट जो इंडिया के जो है इसरो ने लॉन्च किया है और अब इंडिया सेकंड कंट्री बन गया। साइको एनालिसिस किया गया जो पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले जो लोग थे उनका, और साइको एनालिसिस का डेवलपमेंट किया था किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने, उन्हीं को इसका फादर कहा जाता है। सुनामी की हम बात करते हैं तो एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, और अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है। इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए। ब्रिक्स की हम बात करें तो ब्रिक्स में करंटली 5 मेंबर हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और 5 नए मेंबर्स को भी इसमें एंट्री दी जा रही है। न्यू पैकेजिंग रूल्स आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग की डेट और यूनिट सेल प्राइस भी बताना कंपलसरी कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डीआरडीओ का फाउंडेशन डे हमने मनाया जिसने इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी को बहुत कुछ दिया है। और हमने फिर देखे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, और वीर बाल दिवस इसको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट न्यूज में, क्लास में भी डिस्कस कर देंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो ये फॉर्मर जो है कैप्टन रहे हैं साउथ अफ्रीका के, क्या नाम इनका? डीन एल्गर। और अमन्या फोर्ट न्यूज में रहा, ये साइबेरिया में मिला एक फोर्ट है। और 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? एन.के. सिंह। हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस वगैरह क्या क्या थी। सो लेट्स finish today's news discussion and we will meet you in the next session of the daily news analysis. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।